नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 49 हल करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही शानदार 30 प्रश्न मनोविज्ञान के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का जो मुख्य एग्ज़ाम होगा साथियों, उसके लिए, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के लिए। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये टेस्ट पेपर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपके टोटल या 49 टेस्ट साइकोलॉजी के पूरे हो चुके हैं। 51 टेस्ट अभी आना और बाकी है साथियों, क्योंकि टोटल टेस्टों की संख्या कितनी है, 100 है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 1। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, गृह कार्य को, अभिरुचि को और समायोजन को। देखिए, यदि शिक्षक के द्वारा छात्रों के प्रति असहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है, कठोर दृष्टिकोण है, तो साथियों उससे जो छात्र है उनको समायोजन करने में कठिनाई होगी। अतः यहाँ पर समायोजन को ये प्रभावित करेगा। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 2 है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम एक तरफ रख देते हैं। अब आपके सामने 3 विकल्प ही बचे हैं साथियों। इनमें से जो सबसे सटीक आंसर आपका इस प्रश्न में बैठता है वो है 70 से कम। जिन बालकों की IQ 70 से कम होती है उनको साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 है। इनमें से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर चौथा विकल्प है साथियों। तो देखो, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत पावलोव को भी रखा जाता है, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक को भी रखा जाता है, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। स्किनर को भी रखा जाता है, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। लेकिन जेरोम एस ब्रूनर को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में शामिल नहीं किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है साथियों, ब्रूनर वाला, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में शामिल नहीं रहेगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है आपके। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है ज्ञान के सहज संबंध का अंतरण, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी और समायोजन की कमी। तो देखो, किशोरावस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और किशोरावस्था के लिए एक शब्द है परिवर्तन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इनके फलस्वरूप मुख्य समस्या किशोरों के सामने जो उत्पन्न होती है वो होती है समायोजन की समस्या साथियों। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो 5वां प्रश्न देखते हैं आपके। 5वां प्रश्न। मानसिक विकास का संबंध नहीं है स्मृति के विकास से, तर्क व निर्णय से, अवबोध की क्षमता से और ऊंचाई व वजन से। साथियों, हमारा जो मानसिक विकास होता है उसके द्वारा ही तर्क व निर्णय लिए जाते हैं, अवबोध भी हम उससे करते हैं। अवबोध मतलब अंतर करना, ठीक है, और स्मृति भी उसी से विकसित होती है। तो यहाँ चौथा जो विकल्प है ऊंचाई व वजन, इसका संबंध मानसिक विकास से नहीं है, बल्कि ऊंचाई व वजन का संबंध हमारे शारीरिक विकास से होता है। किससे होता है? शारीरिक विकास से। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो आपके 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है 800 घंटे, 1000 घंटे, 1100 घंटे और 700 घंटे। देखो, RT 2009 के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनको एक शिक्षण सत्र में न्यूनतम 800 घंटे कार्य करना पड़ता है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि शैक्षणिक घंटे आपसे पूछा जाता है
तो 1000 घंटे आपको न्यूनतम शैक्षणिक कार्य करना है। लेकिन यहाँ प्राथमिक स्तर पे पूछ रहा है तो विकल्प नंबर आपका 800 वाला सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो आपके 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, ये देखो 7वां प्रश्न, प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए और बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? जो प्रभावीकृत परीक्षण होते हैं वो क्यों कराए जाते हैं? आपके 7वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो प्रभावीकृत परीक्षण होते हैं ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए कराए जाते हैं। किस लिए कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ही दीजिएगा साथियों। 1 मिनट का भी समय नहीं लगता इस चीज़ में, लेकिन फिर भी आप लाइक शेयर नहीं करते हो तो ये चीज़ यार जरूर अच्छी नहीं लगती है मुझे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। दूसरा विकल्प है विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण। तीसरा विकल्प है संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण। और चौथा विकल्प है संवेगों का अनियमितीकरण। तो प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? 8वें प्रश्न में जो सही आंसर है, सांवेगिक बुद्धि से संबंधित जो कथन यहाँ पर नहीं है वो है संवेगों का अनियमितीकरण। क्योंकि सांवेगिक जो बुद्धि है इससे तो संवेगों का नियमितीकरण होता है, अनियमितीकरण थोड़ी होता है। अतः यहाँ पर जो पहला दूसरा तीसरा विकल्प दे रखा है इसका संबंध तो सांवेगिक बुद्धि से है, लेकिन अनियमितीकरण संवेगों का सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 साथियों, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष तनाव और विरोध की अवस्था और वयस्क अवस्था। प्रश्न नंबर 9 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? इनमें से कौन सा नाम किशोरावस्था से संबंधित नहीं है साथियों? 9वें प्रश्न में आपका सही आंसर, देखो किशोरावस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में किशोरों के सामने अनेक समस्याएं उपस्थित होती है। इसको संघर्ष तनाव और विरोध की अवस्था भी कहा जाता है साथियों। इसको बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल भी कहा जाता है, लेकिन इसको वयस्क अवस्था नहीं कहा जाता है। यहाँ पर किशोर अवस्था के बाद में आती है वयस्क अवस्था। तो अतः 9वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है वही आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो आपके 10वां प्रश्न, 9वें में चौथा विकल्प है साथियों, ठीक है। 10वां प्रश्न है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को कहते हैं रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण और अन्वेषण अधिगम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो उनको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10वें प्रश्न को समझकर हम हल करने वाले हैं। एक बार आप इसका आंसर बताओ साथियों। 10वें प्रश्न में जो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी को जो हम अधिगम सामग्री देते हैं छात्र उसकी सहायता से, ठीक है, अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचारों नए नियमों को जान रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है, मतलब खुद उस चीज़ को सीख रहा है। तो इसको ही अन्वेषण अधिगम या खोजपूर्ण अधिगम के नाम से जाना जाता है। आपके 10वें प्रश्न में अन्वेषण अधिगम वाला जो चौथा विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपके 11वां प्रश्न साथियों, 11वां प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न नंबर 11 को, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर,
नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्चिम परंपरागत स्तर और नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो पहली चीज तो है यहाँ पर इन्होंने गैर परंपरागत स्तर जैसा कोई भी स्तर नहीं बताया है, तो यह विकल्प तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब पश्चिम, पूर्व या परंपरागत, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है? ये भी बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, क्योंकि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, अधिकतर इसके जो प्रश्न आते हैं छात्र उसको गलत करते हैं साथियों। यहाँ पर छात्र क्या कर रहा है कि नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित जो सामाजिक मानदंड है उसके अनुरूप आंक रहा है। मतलब वो नैतिकता को तो जानता है लेकिन खुद उस पर डिसीजन नहीं ले रहा है, और ये चीज़ें होती है परंपरागत स्तर में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। साथियों 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। यहाँ पर बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बहुबुद्धि, समूह कारक, बहुकारक और त्रिआयामी। साथियों नॉर्मली पिछले टेस्ट में मैंने एक प्रश्न पूछा था बहुकारक सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक विकल्प में नहीं था, हालांकि क्वेश्चन ही गलत हो जाता है क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गार्डनर का और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। साथियों इसमें आप संशोधन कर सकते हो, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, समूहकारक सिद्धांत थ्रस्टन और त्रिआयामी या संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत गिलफोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पहला विकल्प। गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, जिसको हम संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको ही बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है साथियों। जिसमें इन्होंने 3 तत्व बताए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13, व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का चयन कीजिए। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण। 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? देखो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होना चाहिए और साथ में क्रियात्मक भी हो। विनय साइमन और टर्मन मेरिल ये क्रियात्मक नहीं है, बल्कि ये वाचिक बुद्धि परीक्षणों में आते हैं। किस में आते हैं? वाचिक में। तो ये आपके आंसर नहीं रहेंगे। लेकिन जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है, जिसका निर्माण चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया है साथियों, ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। तो व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिए गए विकल्पों में से तीसरा विकल्प भाटिया बैटरी परीक्षण रहेगा। विकल्प 3 आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने, कोलियर एम लेविन ने, बकिंगम ने और एबिंगोस ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित हमने 47वां जो टेस्ट किया था उसमें बहुत शानदार प्रश्न हल किए थे साथियों। और यहाँ ये जो आपके ये जो टेस्ट है, यहाँ जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग आप स्टीफन एम कोरे पे जाओगे, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आंसर है कोलियर एम लेविन ने। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसको कहा जाता है? स्टीफन एम कोरे को। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है सर्वप्रथम प्रयोग, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर एम लेविन ने किया था। विकल्प 2 आपके 14वें प्रश्न में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आपके 15वां प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना और सभी छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो देखो समावेशन का अर्थ यहाँ पर शिक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना गलत है। शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना गलत है। तीसरा या चौथा? साथियों इसका राइट आंसर है जो सभी छात्र हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हो, इन सभी को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना ही शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है। 15वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, यह त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान से जो तथ्य या जो कथन संबंधित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है। तो कौन सा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है, देख लीजिए अच्छे से विकल्पों को साथियों। 16वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ऐसा नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध जो किया जाता है इससे सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है साथियों, बल्कि ये व्यवहारिक समस्या का समाधान करता है। जो त्वरित मतलब जो अचानक से तुरंत कोई समस्या आ जाती है उसके ऊपर केंद्रित रहता है और रचनात्मक प्रतिक्रिया भी देता है, बट शोध सिद्धांत निर्माण में ये सहायक नहीं है। तो विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। साथियों, मूल्यांकन के प्रकारों में निर्माणात्मक भी प्रकार आता है, योगात्मक भी, सेमेटिव, फॉर्मेटिव, ये नाम सुन रखे होंगे। सीसीई भी मूल्यांकन का प्रकार है, लेकिन मानकता मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बल्कि मानकता क्या है? मूल्यांकन की विशेषता है। क्या है? मूल्यांकन की विशेषता। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 18। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। देखो अच्छी तरह से प्रश्न को, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, कैसे आंसर देना है। सीसीई की एक तकनीक पूछी है साथियों। अर्धवार्षिक, सत्र मूल्यांकन, ये दोनों ही सीसीई की एक तकनीक नहीं है, बल्कि सीसीई की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में छात्रों की कमियों को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि जो कमियां छात्रों को सीखने में रह गई है उन कमियों को जाना जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में, जबकि उन कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है उपचारात्मक मूल्यांकन में। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो आपका 18वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान का स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना और बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो एनसीएफ 2005 या पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत जो नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। साथियों, ये ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये मार्गदर्शी सिद्धांत में नहीं आता है 2005 के। अतः 19वां जो प्रश्न है इसमें आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो आपके 20वां प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, मध्यस्थ चर, सभी और स्वतंत्र चर। साथियों, शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। आश्रित चर आपके विद्यार्थी होता है, स्वतंत्र चर आपके शिक्षक होता है और मध्यस्थ चर आपके पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ आश्रित विद्यार्थी पूछे तो विद्यार्थी कौन सा चर है? आश्रित चर है। 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। तो 21वां प्रश्न है, पृथक कक्षाओं व संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किनकी शिक्षा के लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों की शिक्षा के लिए, प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों की शिक्षा के लिए, और इनमें से सभी। तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न को नहीं पढ़ रखा है तो बहुत मुश्किल है इस प्रश्न का आंसर देना। और साथियों, इसका जो सही उत्तर है, पृथक कक्षाएं, अलग से कक्षाएं व संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है, ना कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए। क्योंकि संवर्धन का मतलब बढ़ावा देना। साथियों, ये बढ़ावा देने वाली चीज़ जो है, बढ़ावा जैसे कोई बालक कक्षा 1 में है साथियों और उसको ज़्यादा वो प्रतिभाशाली है तो हम कई बार क्या करते हैं, उसको कक्षा 3 में पहुंचा देते, दूसरी कक्षा नहीं पढ़वाई जाती है। तो संवर्धन कार्यक्रम इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती है, हालांकि यही नहीं, इसके अलावा और भी है। तो ये चीज़ें प्रतिभाशाली बालकों के लिए होती है। 21वें में प्रथम विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। 22वां प्रश्न है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है युक्तिकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का और विस्थापन का। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही रहेगा?
साथियों 22वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है बच्चे जैसा व्यवहार करना। प्रक्षेपण तो नहीं है क्योंकि प्रक्षेपण में तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। विस्थापन भी नहीं है क्योंकि इसमें जो अपने से कमजोर होता है उस पर गुस्सा निकाला जाता है। युक्तिकरण भी नहीं है साथियों, इसमें कोई बहाना बनाया जाता है। और बच्चे जैसा व्यवहार करना किसके अंतर्गत आएगा? प्रतिगमन के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न, सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं बाल अपराधियों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के लिए और अंधे बालकों के लिए। तो जो सुधार स्कूल, जिसको हम बाल सुधार गृह भी कहते हैं साथियों, ये अपराधी बालकों के लिए होते हैं जो बालक अपराध क्रिया करे रखे होते हैं। ठीक है, जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए ये सुधार स्कूल स्थापित किए जाते हैं। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वां प्रश्न, निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता और लचीलापन। मौलिकता प्रमुख तत्व आता है। सृजनशीलता के जो तत्व है मौलिकता भी आता है, जिसमें मौलिकता का अर्थ नवीनता से लिया जाता है। लचीलापन जिसमें संशोधन किया जाता है ये भी आता है। धारा प्रवाहिता ये भी आता है, लेकिन अनुशासन ये प्रमुख तत्वों में नहीं आता है साथियों सृजनशीलता के। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर जो 24 है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 पर। 24 में सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर है। साथियों प्रश्न नंबर 25 है आपके, सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक होती है, 85 से कम होती है, 120 से कम होती है और 100 से कम होती है। तो आपको ये सिर्फ सिरिल बर्ड के अनुसार ही बताना है, आपको अलग से नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो सिरिल बर्ड का मानना था कि जिन बालकों की IQ 85 से कम होती है उन बालकों को हम पिछड़े बालक के अंतर्गत रख सकते हैं। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो आपके 26वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और इनमें से कोई नहीं। तो वापस हम इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हटा देते हैं। डिस्कैलकुलिया जिन बालकों में गणना से संबंधित या गणित से संबंधित विकार होता है उनमें डिस्कैलकुलिया पाया जाता है। डिसलेक्सिया जिन बालकों में पठन से संबंधित विकार होता है उनमें डिसलेक्सिया पाया जाता है। और डिस्ग्राफिया जिनमें लेखन से संबंधित विकार होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। और लेखन का संबंध शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः यहाँ डिस्ग्राफिया वाला जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 26 में, यही आपका 26वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27, बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किसने किया? बिने ने, स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने और थॉर्नडाइक ने। सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन की अगर हम बात करें बुद्धि का, तो स्पीयरमैन ने नहीं किया है, ना ही थॉर्नडाइक ने किया है, ना ही थ्रस्टन ने किया है, बल्कि अल्फ्रेड बिने, जिनको बिनेट के नाम से भी जाना जाता है साथियों, इनके द्वारा ही बुद्धि का सर्वप्रथम सफल वैज्ञानिक मापन किया गया था। किनके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो अल्फ्रेड बिनेट वाला जो प्रथम विकल्प है ये आपके 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का और अभिक्षमता का। तो प्रश्न नंबर 28 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 को विशेष तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वें प्रश्न में सही आंसर होगा जो विनय साइमन परीक्षण है इसके द्वारा किस प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है साथियों? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो चलिए 29वां प्रश्न देखो। 28वें प्रश्न में कई जगह पर दूसरा विकल्प भी मिलता है, लेकिन इसका प्रथम विकल्प ही ज़्यादा फैक्ट आधारित है साथियों, क्योंकि नॉर्मली जो सामान्य बुद्धि है उसका ही मापन इसमें किया जाता है, अलग से बुद्धि का मापन नहीं किया जाता है किसी विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का। इसलिए मैं आपको इसमें प्रथम विकल्प बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि दूसरा ही सही आंसर है, आपको लगता है कि इस प्रश्न में त्रुटि हुई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। चलिए 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 29, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया?
शारीरिक रचना के आधार पर, शील गुण के आधार पर, त्वचा के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों। 29वें प्रश्न में सही आंसर है, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो शारीरिक रचना के आधार पर किया है। किस आधार पर? शारीरिक रचना के आधार पर। विकल्प 1 आपके 29वें प्रश्न में सही है। देखो अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 49 टेस्ट आपके पूरे हो रहे हैं यहाँ पर साथियों। इतने टेस्ट आपको निःशुल्क मिल रहे हैं और रेगुलर मिल रहे हैं। तो आप यूँ समझ सकते हो कोई टेस्ट सीरीज होती है जिसका आप हर महीने 200-500 रुपये चार्ज करते हो, यहाँ पर निःशुल्क है सारी चीज़ें। तो ज़्यादा आलस मत किया करो यार प्रश्नों को हल करने में। मुझे पता है आलस करते हो, बट जो चीज़ें फ्री की होती है ना, आलस वहीं पे आता है, ये याद रखना आप हमेशा। फ्री की चीज़ की लोग क्या कदर कम करते हैं, बट इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें। तो आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, इसके पहले के 48 टेस्ट यहाँ प्लेलिस्ट लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हो साथियों। तो अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह कौन सा परीक्षण है? शहीद अब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और मूल्यांकन मापनी। तो मुर्रे मॉर्गन के द्वारा जो परीक्षण दिया है वो मूल्यांकन मापनी तो नहीं है। शहीद अब्बा परीक्षण हरमन रोरशॉक का है। वाक्य पूर्ति परीक्षण भी इन्होंने नहीं दिया है साथियों। विषय आत्मबोधन परीक्षण जो है ये मॉर्गन एवं मुर्रे की रचना है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 3 है 30वें प्रश्न का सही आंसर है। इसके पहले के टेस्ट ये जो आपको दिख रही है ना ये प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो सारे टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।